वो कमरा थोड़ी देर बाद मिनाल की चीखों से गूंज रहा था। ये चीखें दर्द की नहीं बल्कि रूह की कसमसाहट और बेबसी की थी। काशान जो इस दरवाजे से जरा ही फासले पर खड़ा अपनी नई नवेली दुल्हन की चीखों को मुस्तकबिल की बेहतरी का शोर समझकर मुतमईन होने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसे गैर मामूली आवाज ने चौंका दिया। ये भागदौड़ की आवाज थी। अस्पताल के पुरसकून माहौल में ये शोर किसी बड़ी गड़बड़ की निशानदही कर रहा था। नर्सों की एक डरी हुई आवाज सुनाई दी, इमरजेंसी हो गई, डॉक्टर बुलाओ। काशान का मुतमईन चेहरा एकदम खौफ और हैरत से बदल गया। उसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। कहीं वो ताकत का इंजेक्शन कोई और रद्द-ए-अमल तो नहीं दिखा गया। वो घबराहट में दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर उसका दिमाग सुन हो गया। कमरे के अंदर फर्श पर, बेड की चादर पर और यहाँ तक कि एक नर्स के लिबास पर भी ताजा खून के छींटे बिखरे हुए थे। फिजा में तेज तुरश खून की बू फैली हुई थी जो काशान के मेदे में एक लहर दौड़ा गई। उसकी नजर सीधी बेड पर पड़ी जहां मिनाल का कमजोर बेलिबास जिस्म तकिए पर बेजान सा पड़ा था, मगर उसके जिस्म के निचले हिस्से से खून का एक छोटा सा नाला बह रहा था जो मेट्रेस में जज्ब हो रहा था। दो भारी भरकम नर्सें जो चंद मिनट पहले जुल्म की अलामत थी अब हाथ मल रही थीं। उनके चेहरों पर रंग नहीं था और आंखें दहशत से फैली हुई थीं। काशान का दिल दहल गया। वो जानता था कि कमारापन चेक करवाने का अमल नाजुक होता है, मगर इतना खून। उसी लम्हे नर्सों में से एक जिसने मिनाल पर सबसे ज्यादा सख्ती की थी, खौफ से कांपती हुई बड़बड़ाई, मैं तो बस वही कमारापन का टेस्ट कर रही थी। लेकिन अंधेरे में जोर ज्यादा लग गया और गलती से मिनाल और काशान की शादी को आज दूसरा दिन था, लेकिन अभी तक काशान मिनाल के करीब तक नहीं आया था क्योंकि इससे शुबा था कि मिनाल कंवारी नहीं है। उसकी मां ने उसे मिनाल के बारे में बहुत ज्यादा बताया था कि वो ठीक लड़की नहीं है। आखिर को वो कॉलेज में पढ़ी हैं, कितनी लड़कों से बातचीत हुई होगी और क्या गारंटी है कि वो अब तक कंवारी ही होगी। ऐसी लड़कियां शादी से पहले ही कई लड़कों के साथ अफेयर चलाकर अपना सब कुछ लुटा बैठती हैं और बाद में अपने शौहर को बेवकूफ बनाकर सारी जिंदगी इसकी मेहनत की कमाई पर ऐश करती हैं। सिर्फ अपनी शक्लो सूरत के बलबूते पर यह बात काशान के जहन में बैठ गई थी और उसने ये फैसला किया था कि वो पहले इसके करीब नहीं आएगा बल्कि किसी नर्स से इसका फिंगर टेस्ट करवाकर पहले इसका किरदार साबित करेगा, इसके बाद ही वो इसके पास जाएगा। लेकिन इस मासूम काशान को, जिसने आज तक किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया था, इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किस कदर बड़ी गलती करने जा रहा था। इसने मिनाल को वो वैसे ये कहकर अस्पताल जाने पर रजामंद किया था कि हम अस्पताल में सिर्फ इसे ताकत का एक मामूली इंजेक्शन लगवाएंगे, जिसे इससे मिलने से पहले लगवाना जरूरी है ताकि इसकी नस्ल सेहतमंद पैदा हो। मिनाल भी बेचारी भोली भाली थी, इसकी बातों में अक्सर आ गई। शादी का दूसरा दिन था, इसलिए अपने शौहर को मना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो क्या जानती थी कि इसकी जिंदगी एक पल में यूं बर्बाद होकर रह जाएगी। इस वक्त जब अस्पताल के सनसनीखेज माहौल को भांपते हुए और ये इंकशाफ काशान पर बिजली बनकर गिरा कि डॉक्टर की एक जरा सी लापरवाही ने मिनाल को किस अजियत में धकेल दिया है। ये खौफनाक इंकशाफ था जो उसने कभी सुना भी नहीं था। काशान ने तो सिर्फ अपनी मर्दानगी साबित करने और सोसाइटी के सामने अपना वकार बरकरार रखने के लिए ये खुफिया टेस्ट करवाया था, ये सोचकर कि एक मामूली सी तिबी जांच होगी। वो नहीं जानता था कि ये नर्सें किस रवायती तशद्दुद को अंजाम देने के लिए यहाँ मौजूद थीं। काशान के कहने के मुताबिक इन नर्सों ने सदियों पुराना जाहिलाना और जालिमाना तशद्दुद का रास्ता अपनाया था ताकि वो इससे कंवारापन का सर्टिफिकेट दे सकें, और इसी बेदर्दी और जल्दबाजी के दौरान ये संगीन गलती हो गई थी। नर्सें एक दूसरे पर इल्जामात धर रही थी। इनकी बड़बड़ाहट कमरे की दहशत को बढ़ा रही थी। तुमने ज्यादा जोर दिया था, डॉक्टर ने कहा था कि सख्ती जरूर करनी है, मगर ये नहीं कहा था कि नर्स नंबर 2 ने अपने खून आलू दस्ताने उतारते हुए हौलनाकी से चीख कर कहा। काशान के लिए ये सिर्फ खून नहीं था, ये इसके गरूर का खून था, इसके शक का भयानक नतीजा था। इससे याद आया कि मिनाल किस तरह रोते हुए इल्तिजा कर रही थी, किस तरह इसने जबरदस्ती बुर्का ना उतारने की मजामत की थी।
अब उसे पछतावा हुआ, एक ऐसा पछतावा जो जिस्म के हर हुलिये में दर्द बनकर उतर रहा था। इसने अपनी बीवी को सिर्फ एक शक की बुनियाद पर मौत के मुंह में धकेल दिया था। वो लड़ते कदमों से बेड की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि सुर्ख अंगारे थे जो नर्सों को भस्म कर देने के लिए काफी थे। उसने झुककर मिनाल का बेजान चेहरा देखा। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और पेशानी पर पसीने के कतरे थे। काशान ने मिनाल का हाथ पकड़ा तो वो बर्फ की तरह ठंडा था। उसने फौरन नब्ज महसूस की तो वो धीमी, बहुत धीमी चल रही थी। नर्स नंबर 1 खौफ से कांपते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकल रहा था, गलती हो गई। मुझे अंदाजा नहीं था, मैं तो सिर्फ वो औजार डालकर इसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि इसका हल्का सा चेकअप कर सकूं। न जाने किस तरह से ये सब हो गया। काशान ने मुड़कर उस नर्स की तरफ देखा। उसका वहशी गुस्सा जो पहले से मोहब्बत की बेइज्जती पर भड़कता था, अब एक शैतानी इंतकाम की सूरत इख्तियार कर गया। बड़ी डॉक्टर को बुलाओ। फौरन काशान के अल्फाज धाड़ बनकर इस अस्पताल के कमरे की दीवारों से टकराए जहां एक जवान जिंदगी इसके शक की कुर्बानगाह पर बेदर्दी से लहूलुहान हो चुकी थी। काशान ने नर्स को इस तरह झंझोड़ा कि वो बेहोश होकर गिरते गिरते बची। कमरे में मौजूद दूसरी नर्स ने फौरन भागकर डॉक्टर को पुकारा। डॉक्टर जो कि अस्पताल का एक उम्र रसीदा और चिड़प जुबान शख्स था, चंद लम्हों में कमरे में दाखिल हुआ। उसने एक नजर में खून और मिनाल के बेहोश जिस्म को देखा तो उसे फौरन अंदाजा हो गया कि माजरा क्या है। ये पहला मौका नहीं था जब इस तरह की इमरजेंसी हुई हो, मगर ये खून इस बार कुछ ज्यादा ही था। डॉक्टर ने पेशावराना महारत से फौरन नर्सों को टांके और मरहम पट्टी का सामान लाने का हुक्म दिया, मगर उसके चेहरे पर मौजूद जर्दी साफ बता रही थी कि यह मामला बहुत संगीन है। काशान अभी तक पत्थर के बुत की तरह साकित खड़ा था। उसकी नजरें सिर्फ मिनाल पर जमी थीं, जैसे वो इसके जख्मों से बहते खून को रोकना चाहता हो। डॉक्टर क्या ये ठीक हो जाएगी? काशान ने पहली बार खौफजदा लहजे में पूछा। उसकी आवाज गले में रुंध गई थी। वो शख्स जिसने हमेशा अपने अल्फाज से लोगों को डराया था, आज एक छोटी सी जान के सामने बेबसी की तस्वीर बना खड़ा था। डॉक्टर ने टांकों की तैयारी करते हुए सर्द लहजे में जवाब दिया, काशान साहब, आपने तो उसे ताकत का इंजेक्शन लगवाने के लिए कहा था ना? ये तो सीधा सीधा जाहलाना तशद्दुद है। इस तरह के अमल में किसी भी नाजुक नस कटने का खतरा हमेशा मौजूद होता है। डॉक्टर ने जानबूझकर आपका लफ्ज इस्तेमाल किया ताकि काशान को एहसास रहे कि ये सारी मुसीबत उसके हुक्म का नतीजा है। नर्सों ने हकलाते हुए बताया कि इनका मकसद सिर्फ हल्का सा चेक करना था, क्योंकि काशान ने खासतौर पर हदायत दी थी कि रिपोर्ट किसी भी सूरत में क्लियर होनी चाहिए, चाहे कितनी सख्ती करनी पड़े। यही सख्ती और अंधे एतमाद ने आज एक संगीन गलती को जन्म दे दिया। काशान ये सुनकर बेड के किनारे पर गिर गया। उसका जिस्म अंदरूनी गुस्से से कांप रहा था। वो बेहोश मिनाल के कदमों को देख रहा था जहां खून ने चादर को मुकम्मल तौर पर लाल कर दिया था। उसे एक लम्हे के लिए महसूस हुआ जैसे ये खून उसके हाथों पर भी लग गया है। वो अपनी माँ और अपने खानदान के बनाए हुए इस इज्जत के निजाम पर लानत भेज रहा था जिसने इसे शक की बीमारी में मुब्तला कर दिया, और फिर इस शक को दूर करने के लिए ऐसा भयानक कदम उठवाया। ये खून मेरी बीवी का नहीं, मेरी जिंदगी का है, और ये सिर्फ एक नस कटने से नहीं बहा, ये मेरे शक की कीमत से बहा है। काशान ने अपने दिल में ये अल्फाज दोहराकर अपनी अंदरूनी अजियत का इजहार किया। कमरे में डॉक्टर और नर्सें इसकी अंदरूनी कशमकश से बेखबर अपने काम में मसरूफ थे। वो सब इस बात से खौफजदा थी कि अगर ये मामला पुलिस तक पहुंच गया तो इस अस्पताल का और इन सब का अंजाम क्या होगा। काशान के इस अस्पताल में जिसे इसकी खानदान की इज्जत की फैक्ट्री बना रखा था, आज पहली बार एक सनसनीखेज और भयानक अलमिया रोनमा हुआ था। मिनाल की चीखें और फिर खामोशी एक खतरनाक कहानी का आगाज थी। काशान का जहन एक झटके में खाली हो गया था। सफेद चादर पर बहता अपनी नई नवेली दुल्हन का सुर्ख शोख खून, ये खून इसके खानदान की अजमत का दाग था। इसकी मर्दानगी का खून था जो इसने शक की स्लेब पर कुर्बान कर दिया था। डॉक्टर ने फौरन पेशावराना अंदाज अख्तियार किया और काशान को पुरसकून रखने की कोशिश की। काशान साहब, प्लीज, ये जज्बात का वक्त नहीं है, हमें फौरन इसकी ब्लीडिंग रोकनी होगी, आप बाहर जाएं। बाहर? काशान ने अपने खून आलूद हाथ की तरफ देखा, फिर उसने वो हाथ डॉक्टर के कोट पर डाल दिया।
میں کہیں نہیں جاؤں گا, یہ سب میری غلطی کا نتیجہ ہے. اب جو کچھ ہوگا میں یہیں رہ کر دیکھوں گا. اس ضلع میں ڈاکٹر نے منال کی کلائی پر دوبارہ ہاتھ رکھا اور پھر خوفزدہ نظروں سے کاشان کی طرف دیکھا. آپ کے باہر جانے کا وقت گزر چکا ہے کاشان صاحب. ڈاکٹر کی آواز میں اب گہری تشویش تھی. وہ فوراً آپریشن تھیٹر کا بندوبست کرنے کی بجائے کاشان کے قریب آیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا, بلیڈنگ کسی طرح رک گئی ہے مگر یہ ایک عارضی حل ہے. زخم اندرونی اور بہت گہرا ہے. ڈاکٹر نے مزید جھک کر نہایت سنجیدہ لہجے میں اپنا حتمی فیصلہ سنایا. یہ وہ پل تھا جو کاشان کے لیے موت کی سزا سے کم نہیں تھا. وہ رگ جو کٹی ہے وہ ایک انتہائی نازک اعصابی تار ہے جو اس کے اعضاء کو خون فراہم کرتی ہے. بدقسمتی سے سرجری کے باوجود زخم اتنا گہرا ہے کہ آپ کی دلہن شاید کبھی ماں نہیں بن پائے گی. یہ سن کر کاشان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہ لرزنے لگا جیسے ایک بڑا بھونچال آ گیا ہو. اس نے منال کو شادی کے پہلے دن ہسپتال یہ کہہ کر لایا تھا کہ اس کو طاقت کے انجیکشن لگوانے تاکہ وہ ایک صحت مند ماں بنے اور ایک وارث پیدا کرے, اور اب اس کے شک نے اسے ہمیشہ کے لیے بانجھ کر دیا تھا. ایک پل میں اس کا سارا غرور, اس کی ساری امنگیں, اس کے خوابوں کی پوری عمارت دھرام سے گر گئی. کیا کہا تم نے؟ کاشان نے بے بسی سے منال کے بے ہوش چہرے کی طرف دیکھا. وہ ماں نہیں بنے گی؟ یہ وہ عورت جسے وہ وارث کے لیے لایا تھا اب ہمیشہ کے لیے خالی گود رہے گی؟ گھبراہٹ میں ڈوبی نرس نمبر 2 نے موقع پا کر مزید ایک اور راز اگل دیا. کاشان صاحب, میں بتا رہی ہوں, آپ کی والدہ نے کہا تھا کہ اگر لڑکی معیار پر پوری نہ اترے تو یہی طریقہ کار اختیار کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ امید نہ رکھے. یہ سن کر کاشان پر وحشت طاری ہو گئی. یہ صرف ایک میڈیکل غلطی نہیں تھی, یہ اس کے خاندان کی خونی سازش کا حصہ تھا جس کا مقصد بہو کو کنٹرول کرنا اور اسے نسل کشی کی خاموش دھمکی دینا تھا. اس کا خاندان صرف چالباز نہیں تھا, وہ تو درندے ثابت ہوئے تھے. کاشان نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بھینچ لیا. وہ اب سمجھ گیا تھا کہ وہ صرف منال کے جسم پر زخم نہیں لگا بیٹھا, وہ اس کی روح, اس کے مستقبل اور اپنے خاندان کے تمام گناہوں میں شریک ہو چکا تھا. اسے اپنی بے حسی, اپنی جاہلانہ سوچ اور اپنے شک پر اس قدر نفرت ہوئی کہ وہ بستر پر لیٹی معصوم منال کے قدموں میں گر پڑا. میں مجرم ہوں میری پیاری منال, میں نے تمہیں برباد کر دیا. کاشان نے اپنا سر زخمی منال کے قدموں سے لگایا. اس کا جسم پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا. اب یہ صرف ہسپتال کی ایک بھیانک ایمرجنسی نہیں تھی, یہ ایک روبدار شخص کے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا سنسنی خیز لمحہ تھا جہاں اس کی اپنی ہی کرائی گئی حماقت نے اسے دنیا کا سب سے بدترین شخص ثابت کر دیا تھا. ڈاکٹر کا حتمی فیصلہ کہ آپ کی دلہن شاید کبھی ماں نہیں بن پائے گی کمرے میں گونج کر ہمیشہ کے لیے منال کے نصیب پر ایک خوفناک مہر ثابت کر گیا. کاشان کے لیے یہ وہ لمحہ تھا جہاں اس کا روب کا نقاب ہمیشہ کے لیے اتر گیا. وہ ایک شفاق مجرم کی صورت میں سامنے آیا. وہ منال کے قدموں میں گرا. اس کے جسم کا ہر ریشہ شرمندگی اور نفرت کی آگ میں جل رہا تھا. وہ ڈاکٹر جو اس خاندان کی نسلوں سے خفیہ طور پر خدمت کر رہا تھا, اس کو معلوم تھا کہ اس وقت جذباتیت کا مظاہرہ کرنا خودکشی سے کم نہیں. اسے منال کے جسم سے زیادہ کاشان کے خاندان کی عزت اور ہسپتال کی شہرت کی فکر تھی. اسے جلدی سے دوسری نرس کو اشارہ کیا جو ایک لمحے کی تاخیر کے بعد ڈری ہوئی نظروں سے کاشان اور منال کو دیکھتی ہوئی ڈاکٹر کے قریب آئی. کاشان صاحب, ڈاکٹر نے اپنی آواز میں سختی لانے کی کوشش کی, اب آپ کے پاس رونے یا غصہ کرنے کا وقت نہیں ہے. اگر یہ بات باہر گئی کہ آپ کی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ہسپتال میں تشدد ہوا تو آپ کا پورا خاندان تباہ ہو جائے گا, خاص طور پر آپ کے والدین کی پوزیشن خطرے میں پڑ جائے گی. کاشان نے سر اٹھایا. اس کی آنکھیں خون کے سرخ ڈوروں سے بھری ہوئی تھی. مجھے پرواہ نہیں, اب کسی عزت کی پرواہ نہیں. یہ سب جھوٹی عزت کا نتیجہ ہے. پرواہ ہے, ڈاکٹر نے اس کے کاندھے تھام کر سختی سے جھنجھوڑا. نس عورت کو نہیں مگر اس شخص کو ضرور پرواہ ہے جس نے آپ کو یہ حکم دیا تھا. اب سنیں, ہم نے منال کا علاج تو کر دیا ہے, زخم سی دیا ہے, مگر ہمیں ایک قانونی اور خاندانی جواز تیار کرنا ہوگا. ڈاکٹر نے مزید جھک کر سرگوشی کی. اس کی آواز سام کی طرح پھنکار رہی تھی. ہمیں کہیں گے کہ یہ ایک انجیکشن نہیں بلکہ ایک زیادہ مقدار کی طاقت کا ڈوز تھا جو منال کو دیا گیا اور اس کے اندرونی جسم نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. اسے اس کے ایک نازک اندرونی اعضاء کو شدید نقصان پہنچا جس سے یہ خون ریزی ہوئی. اس طرح کا ہمارا پن کا ذکر بھی نہیں آئے گا اور ہم نرسوں کے تشدد کو بھی چھپا لیں گے. اس خوفناک سازش کو سن کر کاشان کے اندر کا غصہ ایک بار پھر ابال کھانے لگا.
وہ نہ صرف اپنی بیوی کا جسمانی قاتل بنا تھا بلکہ اب اس سے اپنے خاندان کے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس سازش میں حصہ نہ لیا تو اس کا خاندان منال کی کہانی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ بھیانک حربے استعمال کرے گا۔ لیکن کاشان نے ہکلا کر کہا، لیکن اب اس شک کا کیا وہ کنواری تھی یا نہیں؟ یہ سوال سن کر ڈاکٹر اور نرس دونوں چونک گئے۔ اتنے بڑے المیے کے بعد بھی کاشان کی پہلی اور آخری فکر وہی حقیر شک تھی جو اس کے دل میں بجھ کر بھی نہیں بجھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے منال کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ایک لمبی سانس لی۔ کاشان صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ نرس پرانے زمانے کے جاہلانہ طریقوں پر چلتی ہیں۔ خیر، اس سب خون ریزی کے باوجود میں آپ کو آپ کے والد کے حکم کی روشنی میں بتاتا چاہوں گا۔ آپ کی دلہن ڈاکٹر رکا، پھر ایک سرد مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی جو اس صورتحال میں شیطان کے کہکے سے کم نہیں تھی۔ آپ کی دلہن صحیح پائی گئی ہے، مگر اب اس کا کیا فائدہ؟ آپ کے شک نے آپ کا مستقبل، آپ کا وارث، آپ کی مسکان سب کچھ چھین لیا ہے۔ یہ ایک دوہرا وار تھا، اور اس طرف تو منال کا جسم اس کی گود کو ہمیشہ کے لیے خالی کر چکا تھا، اور دوسری طرف وہ جانتا تھا کہ اس کا شک بے بنیاد تھا۔ اس کا غرور پاش پاش ہو چکا تھا۔ وہ ایک چیخ مارنا چاہتا تھا، مگر اس کے حلق میں گہرا زخم تھا، گویا اس کی آواز کو بھی رد حیات کے ساتھ کر دیا گیا ہو۔ اس نے کراتے ہوئے پوچھا، اور یہ رپورٹ جو آپ نے میرے گھر والوں کے کہنے پر تیار کی تھی وہ صحیح نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے اپنا موبائل نکالا اور ایک میسج دکھایا۔ وہ رپورٹ آپ کی ماں کے ہاتھ میں، اسے صرف احتیاط کے لیے تیار کیا گیا تھا تاکہ وہ آپ کو آپ کی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے پر مجبور کر سکیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ کا شک اس حد تک وحشی ہو جائے گا۔ اس انکشاف نے کاشان کو مزید توڑ دیا۔ وہ صرف اپنی ماں اور باپ کی سازش کا ایک مہرہ تھا۔ اسے اپنی آزادی، اپنے انتخاب اور اپنی بیوی پر شک کرنے کی سزا مل چکی تھی۔ وہ شرمندگی اور پچھتاوے کی گہرائیوں میں ڈوب چکا تھا۔ جب اس کی نظر دوبارہ منال کے چہرے پر پڑی، اس کے ہونٹوں کے کونے پر ایک ہلکی سی حرکت ہوئی، ایک باریک سی لکیر جو مکمل مسکراہٹ تو نہیں تھی مگر ہوش میں آنے کی علامت ضرور تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے وہ کاشان کی تمام گفتگو، ڈاکٹر کا سارا سازشی منصوبہ اور اپنے گنوارے پن کی ایماندارانہ قیمت سب کو سن چکی ہو۔ اس کے آنسوں کا ایک قطرہ جو پہلے بے ہوشی میں بہ رہا تھا اب ہوش کی دہلیز پر ٹک کر بہا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ کاشان کو ایک لمحے کے لیے لگا جیسے منال نے سب سن لیا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اگر اس نے سن لیا ہے تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ منال کا انتقام، اس کی چیخیں اور اس کا غصہ اس خوفناک کمرے میں نہیں بلکہ اس کے بستر سے شروع ہوگا۔ کاشان کی بے بسی عروج پر تھی۔ ڈاکٹر کا چہرہ مکمل طور پر سفید پڑ چکا تھا۔ اس کے ہوش و حواس میں خوف اور پیشہ ورانہ چالاکی کا ایک سرد امتزاج جھلک رہا تھا۔ منال کی پلکوں کے نیچے سے بہتا ہوا آنسو جو خاموش دعا کی گواہی دے رہا تھا، ڈاکٹر کی نظروں سے اوجھل نہیں رہا۔ اس کی عقل نے فوراً بھانپ لیا کہ مریضہ ہوش میں ہے اور اس نے سازش کے تمام تار سن لیے تھے۔ یہ وقت مزید تاخیر یا جذباتی ڈرامے کا نہیں تھا۔ کاشان صاحب، ڈاکٹر نے اپنی آواز کو فولادی بنانے کی کوشش کی، میں اسے فوراً یہاں سے نکال کر ایک خفیہ کمرے میں منتقل کر رہا ہوں۔ یہی اس کا مکمل علاج ہوگا اور آپ کو اسپتال سے باہر جا کر اپنے خاندان کو سنبھالنا ہے۔ اس نے کاشان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک بھیانک دھمکی آمیز حکم جاری کیا۔ آپ کو یاد رہی، باہر جانے کے بعد آپ کی کہانی صرف اتنی ہوگی کہ منال کو طاقت کا ڈوز دینے کے بعد شدید اندرونی ری ایکشن ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اگر ایک بھی لفظ ٹیسٹ یا تشدد کا باہر گیا تو نہ صرف آپ کا خاندان برباد ہوگا بلکہ آپ خود بھی اپنے ہاتھوں سے کیے گئے جرم کے تحت قتل کے الزام میں پھنس جائیں گے۔ ڈاکٹر نے فوراً ایک نرس کو اشارہ کیا جس نے منال کو اسٹریچر پر منتقل کرنا شروع کیا۔ کاشان وہیں کھڑا رہا، اس کا جسم ایک مجسمے کی طرح ساکت تھا۔ اس کا ذہن ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر چکا تھا اور ہر ٹکڑا منال کے اس خاموش آنسو کی یاد دلا رہا تھا جو اس نے سب سے بڑا سچ سننے کے بعد بہایا تھا۔ کاشان جانتا تھا کہ منال نے نہ صرف اپنے بانجھ پن کا خوفناک انکشاف سن لیا بلکہ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا شوہر اور سسرال دونوں ایک خونی کھیل کے کھلاڑی تھے۔ سنا اس نے تھا مگر اب اسے برداشت کرنے کی باری منال کی تھی۔ بستر پر لیٹی آنکھیں موندے ہوئے منال کی روح اندر ہی اندر جاگ چکی تھی۔ اس کا جسم بے جان تھا مگر دماغ کی رگوں میں اب درد نہیں بلکہ آگ کا لاوا ابال کھا رہا تھا۔
उसने सुना था कि वो पाकीज़ा पाई गई है, मगर ये पाकीज़गी से बांझपन की कीमत पर मिली थी। उसने सुना था कि काशान का गरूर सलामत रहा, मगर उसकी कोख को हमेशा के लिए सूना कर दिया गया। मिनाल के अंदर एक फैसला हो चुका था। अब वो रोना नहीं चाहती थी। उसके आंसू का कतरा अब उसके दिल पर पड़ी नफरत का पहला कतरा था। उसने अहद किया कि काशान की माँ और बाप को गलत फहमी नहीं रहेगी कि वो इनके बेटे का वारिस पैदा नहीं कर सकती। वो इनसे ये भी वादा करती है कि वो इस नुकसान को 100 गुना बढ़ाकर इनके पूरे खानदान से वसूल करेगी। मुझे माँ बनने की खुशी नहीं मिली, मगर मैं एक खौफनाक हकीकत की माँ बन सकती हूँ। मिनाल ने अपने बेहिस ज़हन के नेहा खानों में अहद किया, मैं काशान की जिंदगी और उसके खानदान को इस तरह बखेर दूंगी कि वो अगले 7 जन्मों तक मेरी खामोश चीखों को सुनते रहेंगे। इधर काशान की हालत अबतर थी। उसके जिस्म में लर्जा तारी था। वो मिनाल के स्ट्रेचर के साथ चलने लगा। उसका हाथ बेख्तियार मिनाल के माथे पर जा टेका, जहां उसे सर्द पसीना महसूस हुआ। काशान अब मिनाल में अपनी दुल्हन या अपनी मलकियत नहीं देख रहा था, बल्कि वो एक मासूम जख्मी शिकार देख रहा था जिससे उसने खुद अपने हाथों से शिकार किया था। उसका दिल अपनी बीवी के लिए एक नई खौफनाक और दर्द भरी मोहब्बत महसूस कर रहा था। एक ऐसी मोहब्बत जो जुर्म, पछतावे और नुकसान के बादलों में लिपटी हुई थी। मैं तुम्हें बचा लूंगा मेरी जान, काशान ने मिनाल के कान में सरगोशी की। उसकी आवाज खौफ और इल्तिजा का अमेजा थी। मैं तुम्हारे साथ हूं, अब मुझे किसी इज्जत या खानदान की परवाह नहीं। उसे नहीं मालूम था कि उसकी ये सरगोशी भी मिनाल के जागते हुए जहन तक पहुंच रही है, और मिनाल ये सुनकर अपनी साजिश की बुनियादों को और भी मजबूत कर रही थी। वो जानती थी कि काशान की ये नई मोहब्बत ही इसका सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। साथ ही वो नर्स जो बेहोश होकर गिर गई थी, अब होश में आ चुकी थी और अस्पताल के अमले की मदद से अपने जख्मों की मरहम पट्टी करवा रही थी। उसने मौका पाकर काशान को आवाज दी। उसकी आंखों में अब दहशत की जगह एक शैतानी जहानत और लालच था। काशान साहब, नर्स ने एक खुरदरे लहजे में कहा, मैंने वो सब सुन लिया जो डॉक्टर ने कहा। अगर ये राज बाहर निकला तो अस्पताल और आपका खानदान तबाह हो जाएगा, मगर मुझे भी अपने बच्चों की जिंदगी अजीज है। आपको याद रखना होगा कि मुझे आपके खानदान के हर राज का इल्म है। नर्स ने एक वाज़ह धमकी दी थी। वो अब सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी, वो इस खानदान की स्याह तारीख की एक जिंदा गवाह बन चुकी थी और इस काशान को ब्लैकमेल करने का इरादा रखती थी ताकि वो खुद को बचा सके। काशान के लिए अब सूरत हाल दोहरी जंग में बदल चुकी थी। एक तरफ अपनी जख्मी बीवी का जमीर और इसकी खामोश सजा थी, और दूसरी तरफ ये नर्स जो उसके खानदान को बर्बाद करने के लिए तैयार थी। काशान ने नर्स की तरफ देखा। इसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक सर्द कातिलाना चमक थी। वो जानता था कि इस नर्स को खामोश करवाना होगा, मगर फिलहाल उसकी सारी तवज्जो मिनाल पर मरकूज थी। मिनाल जो अब उसके लिए सिर्फ दुल्हन नहीं बल्कि इसके गुनाहों की जीती जागती अलामत और उसके इंतकाम का पहला मोड़ बन चुकी थी। खुफिया कमरे में मुंतकली का अमल खामोशी और तेजी से मुकम्मल हुआ। डॉक्टर ने जाती तौर पर मिनाल को एक पोशीदा आईसीयू में मुंतकिल कराया जो अस्पताल के पिछले हिस्से में मौजूद था, ताकि इस संगीन जुर्म का कोई सबूत बाहर ना निकल पाए। स्ट्रेचर पर लेटी आंखें मूंदे हुए मिनाल का जिस्म तो बेहिस था, मगर इसका दिमाग पूरी तरह चौकस था। उसने महसूस किया कि इसके ले जाने वाली नर्सों में से एक नर्स का मोबाइल इसके पहलू में मौजूद है। ये इंतकाम के सफर का पहला कदम था जब स्ट्रेचर एक तंग मोड़ से गुजरा और नर्सों का ध्यान दरवाजा खोलने पर गया तो मिनाल ने अपनी उंगलियों को हल्की सी जंबिश दी और कमाल महारत से बगैर कोई आवाज निकाले उस नर्स के लिबास से खुफिया फाइल खींच ली जिसमें दीगर जख्मी मरीजों का डेटा था। ये फाइल एक पतली नोटबुक की शक्ल में थी जिसे मिनाल ने अपने बेहोश बाजों के नीचे दबा लिया। ये इस बात का सबूत था कि अस्पताल सिर्फ इसकी कोख को ही नहीं बल्कि कई और बेकसूर औरतों के मुस्तकबिल को भी तबाह कर चुका था। दूसरी तरफ काशान का जिस्म तो अस्पताल के पिछले राहदारी में था, मगर उसकी रूह मिनाल के पास इस खुफिया कमरे में अटकी हुई थी। डॉक्टर के कहने पर उसे मिनाल से दूर जाना पड़ा था, मगर उसका जहन इस नर्स पर अटका था जिसने इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। काशान जिसका गुरूर कुचला जा चुका था अब सिर्फ एक चीज चाहता था, अपने खानदान की इस सफाक रवायत की जड़ तक पहुंचना। काशान गुस्से से भरा हुआ इसी राहदारी में मौजूद स्टाफ रूम की तरफ बढ़ा जहां वो ब्लैकमेलिंग नर्स बैठी थी जो अब जख्मों पर मरहम पट्टी करवाने के बाद एक फातिहाना मुस्कुराहट लिए उसका इंतजार कर रही थी। अब क्या चाहती हो?
काशान ने सर्द और खुरदरी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में मिनाल के खून की सुर्खी और शर्मिंदगी का बेपनाह बोझ था। नर्स ने हकारत से काशान को देखा। मैं कुछ नहीं चाहती काशान साहब, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहती थी कि आपकी फैमिली ने ये टेस्ट क्यों करवाया था। कि सिर्फ कमारापन नहीं था, ये उनकी नस्ल को साफ रखने की साजिश थी। नर्स ने मजीद झुककर सरगोशी की। उसकी आवाज सांप की तरह जहरीली थी। आपकी वालदा को शक था कि कहीं आप किसी ऑफिस वाली लड़की, जैसे कि पहली नर्स ने इशारा किया था, इसके जरासीम घर में न ले आए। ये टेस्ट सिर्फ रिपोर्ट के लिए नहीं था, बल्कि आइंदा वारिस के बीज को मजबूत रखने का तरीका था। वो इन औरतों को हमेशा के लिए बेअसर करना चाहते थे जो इनके मयार पर पूरी नहीं उतरती। ये इंकशाफ काशान के लिए एक और शदीद झटका था। उसके खानदान ने इसे कमारेपन का फरेब देकर नस्ल की पाकीज़गी के नाम पर न सिर्फ मिनाल का जिस्म छल नहीं किया, बल्कि उसका वकार, उसकी आइंदा औलाद की उम्मीद को भी मार डाला। उसका दिल नफरत और नदामत के बोझ तले डूब गया। वो नर्स की तरफ बढ़ा। उसका हाथ एक बार फिर इसके गले की तरफ बढ़ा, मगर उसके जहन में फौरन डॉक्टर की धमकी गूंजी, कत्ल के इल्जाम में फंस जाओगे। काशान की अंदरूनी जमीन ने इसे एक ही सच दिखाया। वो रोबदार हीरो नहीं, वो एक निकट्टू बेटा था जो अपनी ख्वाहिशात और शक के हाथों कठपुतली बना रहा। इसने अपनी बेगुनाह बीवी को अपने खानदान की झूठी असमत की भेंट चढ़ा दिया। नहीं, कितने पैसे चाहिए? काशान ने तल्खी से पूछा। वो जानता था कि इंतकाम को खरीदना मुमकिन नहीं। मुझे पैसे नहीं, एक मुकम्मल जमानत चाहिए, नर्स ने लालच से कहा, और इस सारे मामले से मेरा नाम निकालने के बाद अस्पताल के इंतजामी अमूर में मेरा एक मुस्तकिल हिस्सा। काशान ने बेबसी से सर हिलाया। वो जानता था कि नर्स उसके खानदान की कब्र खोदने का आगाज कर चुकी है। इसे फिलहाल एक ब्लैकमेलर की माननी पड़ेगी ताकि वो मिनाल को बचा सके। इधर खुफिया कमरे में मिनाल के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और बाजों के नीचे दबी हुई वो खुफिया फाइल निकाली। ये एक पतली खूनी दस्तावेजी सबूत थी जो उसके हाथ में एक खतरनाक ताकत बनकर आ गई थी। उसे अपने जहन में काशान और उसके खानदान की हर बात को तरतीब दिया। शक, तशद्दुद, बांझपन और अभी नस्ल कशी की साजिश। काशान की मोहब्बत अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। उसका पछतावा भी मेरे जख्म का मदावा नहीं कर सकता। मिनाल ने अपने जहन में फैसला किया कि तुम्हारे पूरे खानदान को जमीन बोस कर दूंगी और फिर देखूंगी कि तुम्हारी रोबदारी कहाँ जाती है। मिनाल ने फाइल को एहतियात से तकिए के नीचे छुपाया और दोबारा आंखें मूंद ली। इसे मालूम था कि वो अब सिर्फ एक मरीजा नहीं है, वो एक खामोश जख्मी शेरनी है जो अपने शिकार के मुकम्मल होश में आने का इंतजार कर रही है। इसकी अगली सुबह का आगाज इंतकाम की पहली किरण से होना था। नर्स को बड़ी रकम और इंतजामिया में हिस्सा देकर खामोश करवाने के बाद काशान का वजूद टूट चुका था। इसका पूरा जिस्म थकावट से चूर था, मगर इसकी रूह मिनाल के पास भागना चाहती थी। वो अस्पताल की राहदारियों से गुजरता हुआ सीधा इस खुफिया कमरे की तरफ बढ़ा जहां इसकी बीवी इसके शक का जिंदा निशान बेहोशी का दिखावा कर रही थी। कमरे में दाखिल होते इसने माहौल की सफेदी को महसूस किया, मगर इसके जहन में सिर्फ सुर्ख खून और मिनाल की चीखें थी। डॉक्टर ने मिनाल को शदीद दर्द कश और नींद आवर्द अद्विया दी ताकि वो किसी भी तरह का रद्दअमल ना दे सके और ना ही अपना राज किसी के सामने उगल पाए। कमरा मुकम्मल तौर पर खामोश था। काशान आहिस्तगी से बेड के किनारे बैठा। उसकी नजरें मिनाल के उस जर्द बेजान चेहरे पर थीं जो चंद घंटे पहले उसके लिए सिर्फ एक जरूरी मलकियत थी और अब उसके लिए जमीन का सबसे कीमती और सबसे दुख भरा रिश्ता था। उसने लड़ते हाथों से मिनाल के माथे पर पड़े बालों को हटाया और एक गहरी अंदरूनी कराह के साथ अपना सर उसके करीब कर दिया। मेरी जान, काशान ने सरगोशी की। उसकी आवाज शर्मिंदगी और पछतावे की गहराइयों में डूबी हुई थी। तुम जानती हो मैं किस कदर नादान, किस कदर हकीर हूँ। मैंने तुम्हें अपने शक, अपनी झूठी अना और अपनी बुज़दिली की सजा दी। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ भेजा कि तुम्हारी पाकदामनी मेरी अना को तस्कीन दे और बदले में मैंने तुम्हारी कोख को हमेशा के लिए सूना कर दिया। मैं एक सफाक नाकाम इंसान हूँ। काशान के आंसू मिनाल के शानों पर गिरे। वो आंसू अब एक मगरूर शख्स के नहीं थे, ये एक टूटे हुए मुजरिम शौहर के थे। इसने अपना सर मिनाल के पीठ पर रखा जहां से अब कभी भी जिंदगी की कोई किरण नहीं फूटनी थी। मुझे मालूम है तुमने सब सुन लिया है। तुम जानती हो कि ये सब मेरे वालिदैन की साजिश थी। नर्सों का जुल्म था, मगर आखिरी हुक्म मेरा था। मैं सबका मुजरिम हूँ। मैंने नर्सों को खामोश करवा दिया। डॉक्टर मेरी मर्जी के खिलाफ अब एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा। काशान ने सिसकते हुए वादा किया कि अब मैं किसी को भी तुम्हें छूने या तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करने की इजाजत नहीं दूंगा। अब तुम्हें खानदान की बहू नहीं, मेरी मलका बनकर रहना होगा।
मैं तुम्हारी जिंदगी का कर्ज जिंदगी भर उतारता रहूंगा। मैं तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी दूंगा, चाहे तुम मुझे कभी माफ ना करो। इधर मिनाल का वजूद साकित था, मगर उसका ज़हन इस वक्त सबसे ज्यादा मुतहर्रिक था। वो काशान की हर सरगोशी, उसके हर आंसू को सुन रही थी। उसे जानकर नफरत हुई कि काशान का पछतावा सिर्फ उसके अपने जमीर को बचाने के लिए था। वो अब भी अपनी गलतियों का बोझ खानदान पर डालने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए मिनाल अब भी सिर्फ कीमत थी जो उसने अदा की थी। मिनाल ने अपने बाएं हाथ को बहुत आहिस्तगी से हिलाया और बाजों के नीचे दबी हुई खुफिया फाइल को महसूस किया। उस लम्हे से काशान की मोहब्बत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। उसने अपने जहनी मरकज को मुकम्मल तौर पर फाइल के अंदर मौजूद खौफनाक तफसीलात पर मरकूज कर दिया। ये एक पुतली बायोमेट्रिक रिपोर्ट थी जिसमें न सिर्फ जख्मी खवातीन के नाम थे, बल्कि अस्पताल और काशान के खानदान की खुफिया नस्ल सफाई के तरीकाकार की मुकम्मल तफसीलात दर्ज थी। मनाल ने होश में आने से पहले मुकम्मल अंधेरे में इस फाइल के हर हर्फ को अपने जहन के तारीख खानों में नक्श कर लिया। इसे मालूम हुआ कि काशान का खानदान से वारिस का मतलाशी नहीं था। वो नस्ली पाकीज़गी के नाम पर गरीब और कमजोर घरानों की बहुओं के साथ ऐसा घिनौना सलूक करता था। मिनाल का जख्म सिर्फ इसकी एक नस नहीं था, ये इन तमाम मजलूम औरतों का मुश्तरका दर्द था। काशान ने उठकर फोन निकाला और एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को कॉल की ताकि अस्पताल के बाहर और खुफिया कमरे के इर्द गिर्द सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा सके। ये उसका पहला ठोस कदम था मिनाल को अपनी ही खानदान से बचाने का। डॉक्टर साहब, काशान ने बाहर निकलकर डॉक्टर को फोन किया। ये बात यकीनी होनी चाहिए कि मेरी माँ को ये मालूम ना हो कि मिनाल कहाँ है। मुझे एक ऐसी जाली मेडिकल रिपोर्ट चाहिए जो मेरे वालिद को मुकम्मल तौर पर मुतमईन कर दे। डॉक्टर ने तस्दीक की कि मिनाल को बहुत ज्यादा नींद और आवर अद्वियात दी गई हैं और अब वो कई घंटों तक बेहोश रहेगी। ये सुनकर मिनाल के जिस्म में अंदर ही अंदर हल्की सी कपकपी तारी हुई। वो जानती थी कि डॉक्टर और काशान दोनों इसे खामोश रखना चाहते हैं। उसने दिल में अहद किया कि तुम मुझे खामोश नहीं कर सकते। ये दवा जो मुझे सुला रही है कि मेरे इंतकाम की नज़म लिख रही है। जब मेरी आंखें खुलेंगी तो काशान की हमेशा के लिए सो चुकी होगी। वो मजबूती से तकिए के नीचे दबी हुई फाइल को महसूस कर रही थी जो इसका पहला हथियार था। काशान ने अभी सिक्योरिटी को खुफिया कमरे की निगरानी का हुक्म दिया ही था कि अस्पताल के प्राइवेट गार्ड्स ने दरवाजे पर दस्तक दी। बाहर उसकी वालदा समीना बेगम एक तूफान की सूरत में मौजूद थी। इनका चेहरा गुस्से, परेशानी और खानदानी वकार को ठेस पहुंचने के खौफ से सुर्ख था। काशान, ये क्या सुन रही हूं मैं? समीना बेगम ने दाखिल होते तेज लहजे में पूछा। कौन सा डोज था जिसने नई बहू को आधी रात को बेहोश कर दिया? तुमने इसे ताकत के इंजेक्शन के लिए भेजा था या इसे मारने के लिए? मुझे असली रिपोर्ट चाहिए, फौरन। इनके पीछे काशान के वाले जो एक बासर और सर्द मजाज शख्स थे वो भी खड़े थे, जिनकी आंखों में खामोश गुस्सा और बदनज़मी को छुपाने की फिक्र वाज़ेह थी। काशान अब दो आतिशों के दरमियान था। एक तरफ इसकी माँ की खुली धमकी और दूसरी तरफ इसका बाप जो इससे हिसाब तलब कर रहा था। काशान ने खुद को संभाला। इसका जिस्म अभी भी थकन और नदामत से टूट रहा था, मगर मिनाल से किया गया अहद इसे एक नई ताकत दे रहा था। इसने अपने बाप की तरफ देखे बगैर अपनी माँ को सीधे जवाब दिया। अम्मी, वो शदीद रिएक्शन था। डॉक्टर ने अभी नई रिपोर्ट तैयार की है जो तसल्ली बख्श है। इसमें लिखा है कि इसे बचा लिया गया है। अब वो कई घंटों तक नींद में रहेगी। आप यहाँ क्यों आई हैं? इसे आराम की जरूरत है। काशान ने फौरन डॉक्टर की बनाई हुई जाली मेडिकल रिपोर्ट इनके सामने फेंक दी, जिसमें मिनाल के जख्मों को ताकत की डोज के गैर मामूली रद्द-ए-अमल का नाम दिया गया। समीना बेगम ने रिपोर्ट को हकारत से देखा, फिर एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ वो काशान की तरफ मुड़ी। इन्होंने अपने पर्स से कागज का एक और टुकड़ा निकाला। ये वो असल जाली रिपोर्ट थी जो काशान की मां ने खुद तैयार करवाई थी, जिसमें लिखा था कि मिनाल कंवारी नहीं रह पाएगी ताकि वो काशान को इस लड़की से हमेशा के लिए दूर रख सके। ये क्या है काशान? समीना बेगम की आवाज कांप रही थी। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? ये डोज रिएक्शन का ड्रामा क्यों? तुमने एक ऐसी लड़की से शादी की, जिद क्यों की जो कि हमारे खानदान के लिए नापाक थी? ये सुनकर काशान पर एक नया सनसनीखेज झटका लगा। इसकी मां शक में नहीं बल्कि गहरी साजिश में शरीक थी। इसका शक दुरुस्त साबित हुआ। इसके वालिदैन ने इसे मजबूर करने के लिए झूठी रिपोर्ट तैयार की थी। काशान का गुस्सा अब अपनी बीवी पर नहीं बल्कि अपने वालिदैन पर फूट पड़ा। कौन कहता है वो नापाक थी? काशान चीखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो नापाक नहीं थी अम्मी, आपका शक गलत था। आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे झूठी गवाही दी, मेरे ज़हन में खराफात दाखिल किए और मुझे इस पर इतना शक करने पर मजबूर किया। क्या जिसका जिस्म इस अस्पताल के खुफिया कमरे में लहू लुहान पड़ा है?
सिर्फ इसलिए कि आपका गरूर सलामत रहे। बाप जब तक खामोश था एक कदम आगे बढ़ाता हुआ, तुम क्या बकवास कर रहे हो काशान, ये इज्जत का मामला है, बहू को खामोश रहना ही खानदान का वकार है। इसी हंगामे आराई के दौरान स्ट्रेचर पर लेटी गहरी नींद का दिखावा करती मनाल का दिमाग इंतकाम की अगली चाल चल रहा था। इसने अभी अभी इन माँ और बाप की साजिश की तस्दीक सुन ली थी। इसके हाथ में तकिए के नीचे वो खूनी फाइल मौजूद थी जो सैकड़ों दीगर मजलूम औरतों की खामोश गवाही थी। मनाल ने अपने जिस्म को हल्की से जंबिश दी जिससे इसके बाजों की हरकत हुई और इसकी उंगलियों के नाखून तकिए पर रगड़ खा गए। ये एक ऐसा निशान था जो सिर्फ बारीक बीनी से देखने पर नजर आ सकता था। मनाल ने यह हरकत जानबूझकर की ताकि इससे कमरे में आने वाला कोई भी समझदार शख्स इसे बज़ाहिर बेतरतीब हरकत को देखकर शायद ये जान पाए कि कोई मामूली मरीज नहीं है। ये वो खामोश मजामत थी जो इसने खौफनाक नींद आवर अद्वियात के जेर असर रहकर की थी। समीना बेगम ने काशान को खामोश करवाने के लिए इसके मुंह पर हाथ रखा और फिर इनकी नजर बेख्तियार मनाल की तरफ चली गई जहां इसके चेहरे पर पड़े हुए साए में हल्की सी नमी थी और इसकी उंगलियों के करीब तकिए पर एक छोटा सा निशान। मनाल ने दिल में फैसला किया कि मेरे ससुराल वालों, अब तुम्हारे वकार को बचाने वाला कोई नहीं होगा। मेरा जख्म तुम्हारा सबसे बड़ा खौफ बनेगा। मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक बांझ औरत का इंतकाम कितना खौफनाक होता है। समीना बेगम ने अपने बेटे को खींचा और कमरे से बाहर निकल गईं। इनकी आंखों में अब मनाल की कमजोरी का खौफ नहीं था, बल्कि एक नई पुरस्कार दहशत ने जन्म लिया था। क्या काशान ठीक कह रहा था? क्या इनका शक वाकई गलत था और इनके हाथ एक मासूम औरत के खून से रंगे जा चुके थे? ये वो मोड़ था जब मनाल की खामोश बगावत ने काशान के खानदान में शक का पहला बीज बो दिया था। रात का गहरा साया इस खुफिया कमरे पर छाया हुआ था जहां मनाल का जिस्म तो बिस्तर पर साकित था, मगर उसका ज़हन इंतकाम की आग में पिघल कर फौलाद बन चुका था। डॉक्टर की दी हुई शदीद नींदावर अद्वियात इसके नसों में थी, मगर इसके इरादे की ताकत ने इन अद्वियात को भी शिकस्त दे दी थी। काशान की वालदेन के जाने के बाद कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। मनाल ने निहायत एहतियात से कम जिस्मानी हरकत के साथ अपने बाजू के नीचे दबी हुई खूनी फाइल को निकाला। ये वही फाइल थी जो उसने पहली नर्स की गफलत के लम्हे में चुराई थी। इसने अपने दिमाग में पहले इसके मवाद को नक्श कर लिया था, मगर अब इसे सबूत को महफूज करने की जरूरत थी। इसकी किस्मत ने साथ दिया और इसे वो फोन याद आया जो नर्स नंबर 2 ने बेदिहानी में कमरे में गिरा दिया था। ये फोन अब भी बिस्तर के साइड टेबल के नीचे पड़ा था। मनाल ने घंटों की मुशक्कत के बाद अपने जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता बेड से फैसलाया। इसका कटा हुआ जख्म शदीद दर्द कर रहा था, मगर इंतकाम की तड़प इस दर्द से कहीं ज्यादा थी। वो एक बेजान सा साया बनकर फर्श पर गिरी और रेंगती हुई टेबल तक पहुंची। इसने कांपते हुए हाथ से फोन उठाया। इससे मालूम था कि इस फोन में पासवर्ड लगा हुआ था, मगर नर्सों के लिए पासवर्ड अक्सर इनके बच्चों के नाम या अपने नाम होते हैं। इसने 3 नाकाम कोशिशों के बाद नर्स का अपना नाम डालकर फोन को खोल लिया। खून आलूद फाइल के औराक को फोन की स्क्रीन की रोशनी में खोलते हुए मनाल की आंखों में वहशत और नफरत का गहरा साया उतर आया। ये वो खून आलूद राज था जो काशान के खानदान ने कई नस्लों से छुपा रखा था। फाइल में न सिर्फ उस जैसे 10 से ज्यादा इलाज की तफसीलात थी, बल्कि इस अस्पताल के प्राइवेट बैंक अकाउंट्स और खुफिया हदायत भी दर्ज थी, जिनमें औरतों को नस्ल सफाई के नाम पर बांझ बनाने का तरीकाकार दर्ज था। मनाल के अंदर का दर्द अब जाती नहीं रहा, वो इन तमाम मजलूम औरतों की खामोश आवाज बन चुकी थी जिनकी कोक काशान के खानदान के गरूर ने सुनी कर दी थी। उसने लड़ते हाथों से तमाम अहम औराक की तस्वीरें खींची, अस्पताल के खुफिया तरीकेकार, बैंक ट्रांजैक्शंस और सबसे अहम काशान के वालिद के दस्तखत शुदा मंजूरी फॉर्म्स की तस्वीरें ले ली। इसे तमाम सबूतों को एक क्लाउड सर्विस पर खुफिया तरीके से अपलोड कर दिया। अब चाहे वो मर भी जाती, ये सबूत जिंदा रहते। इसी दौरान बाहर राहदारी में काशान की आवाज सुनाई दी जो वापस लौट आया था। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को सख्त हदायत दे रहा था और ये यकीनी बना रहा था कि इस कमरे के करीब परिंदा भी पड़ न मारे। मनाल ने फौरन फोन को छुपाया और खुद को वापस बिस्तर पर लेटा दिया। गहरी नींद का दिखावा करते हुए काशान कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर थकन और खौफ की एक गहरी लकीर थी। वो मनाल के पास आया और उसकी बेजान कलाई को अपने हाथ में लेकर आंखों से लगाया। तुम्हें नहीं मालूम मेरी जान कि तुम्हारी एक नस कटने का मतलब सिर्फ तुम्हारा बांझ होना नहीं, ये मेरे खानदान का इखलाकी कत्ल है। काशान ने गहरा सांस लिया। उसने मनाल की कलाई पर एक मोटा सोने का कड़ा पहनाया, जैसे उसकी कर्ज की कीमत अदा कर रहा हो। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ, तुम्हारा यहाँ रहना महफूज नहीं है। मैंने फैसला कर लिया, आज रात तुम्हें यहाँ से निकालना होगा, इससे पहले कि मेरी माँ तुम्हें हमेशा के लिए खामोश करवा दे।
काशान ने फैसला कर लिया था कि वो मिनाल को अस्पताल से निकालकर एक महफूज ठिकाने पर ले जाएगा जहां वो इन सबसे छुप कर रह सके। मिनाल ने काशान की सरगोशी को सुना, इसका दिल जोर जोर से धड़का। काशान उसे बचाना चाहता था, मगर मिनाल का इरादा बचना नहीं बल्कि तबाह करना था। काशान के महफूज ठिकाना उसका अगला जंगी मैदान होगा। इसके लबों पर जो नींद आवर अद्वियात से बेहिस था, एक हल्की सी इंतकामी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसे अब काशान के प्लान की जरूरत थी। इसे मालूम था कि अब जब वो होश में आएगी तो उसका पहला कदम क्या होगा, भाग निकलना और इसके बाद होलनाक हकीकत का खुलकर इंकशाफ। काशान अभी मिनाल की कलाई पर सोने का कड़ा पहनाकर पलटा ही था कि बेड पर लेटी मिनाल की पलकों में एक हल्की सी जंबिश हुई। काशान जो हर पल उस पर नजर रखे हुए था, फौरन मुड़ गया। मिनाल ने निहायत आहिस्ता से, जैसे होश की तारीख गहराइयों से बाहर निकल रही हो, अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में गहरी वहशत थी, जैसे उसने ख्वाब में कोई भयानक मंजर देखा हो। काशान झुककर इसके करीब आया। उसके चेहरे पर खौफ और सुकून का मिला जुला तासुर था। काशान बोला, मिनाल तुम होश में आ गई? शुक्र है खुदा का, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब ठीक है, अब सब ठीक है। मिनाल ने चारों तरफ देखा। कमरे की खामोशी और खौफनाक सफेदी उसकी घबराहट को बढ़ा रही थी। वो अपने कटे हुए हिस्से के दर्द को छुपाने पर लाने के बजाय सिर्फ एक गहरी खौफनाक सर्दी का तासुर दे रही थी। मिनाल ने नरम टूटती हुई आवाज में कहा, ये कहाँ हूं मैं? मुझे दर्द हो रहा है। काशान, वो नर्सें वो क्या कर रही थी? मैं तो बस वही। इसकी आवाज खौफ से रंध गई। वो जानबूझकर तशद्दुद के जिक्र पर रुक गई। काशान जल्दबाजी में बोला, खामोश, कोई जिक्र नहीं, वो एक बुरा ख्वाब था मिनाल, सिर्फ एक बुरा ख्वाब। तुम्हें एक ताकत का इंजेक्शन दिया गया था जिसका रिएक्शन बहुत शदीद हो गया। ये अस्पताल महफूज नहीं है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें यहाँ से ले जा रहा हूँ अभी इसी वक्त। मिनाल ने कांपते हुए कहा, नहीं, कहीं नहीं काशान, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो लोग हमें पकड़ लेंगे। मुझे इनकी आंखों में वहशत नजर आई थी। ये सब क्या है? काशान परेशान होकर बोला, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मगर तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहां मेरा खानदान भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। वहां तुम आराम करोगी और हम इसको भुला देंगे। मिनाल ने चेहरे पर थोड़ी सी चालाकी लाते हुए कहा, आपका खानदान, आपकी अम्मी, क्या वो जानती है कि आप मुझे यहाँ से ले जा रहे हैं? ये फिक्रा काशान के लिए एक ठोकर था। मिनाल ने बड़ी एहतियात से कबूल न करने की बात की, जो उसका सीधा ताल्लुक कंवारेपन की झूठी रिपोर्ट से था जो उसकी माँ ने बनाई थी। काशान का रंग उड़ गया। काशान, अम्मी अब कुछ नहीं कर सकेंगी, इनका शक खत्म हो चुका है। तुम बिल्कुल ठीक हो मिनाल, तुम्हारे जख्म का इलाज हो चुका है। वो बांझपन के खौफनाक सच को छुपा गया। मिनाल ने कहा, लेकिन काशान, अगर हम यहाँ से भाग गए तो वो हमें मुजरिम करार दे देंगे। वो समझेंगे कि शायद मेरी कोई बात बड़ी गलती है, ऐसा कोई रास्ता जिसको छुपाने की खातिर हम दोनों वहां से फरार हो गए हैं और खानदान का सामना नहीं करना चाहते। इस तरह तो मेरे खानदान का नाम खराब होगा। ये मिनाल का पहला कामयाब कदम था। इसने काशान को एक ऐसी जगह पर रोका जहां इसकी कमजोरी मौजूद थी, समाजी रुसवाई। काशान कहने लगा, मैंने सब संभाल लिया, डॉक्टर आ रहा है, वो तुम्हें बताएगा कि हम क्यों जा रहे हैं। हम नहीं भाग रहे, हम सिर्फ इलाज को एक निजी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। इस लम्हे डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर अब भी तनाव था। डॉक्टर बोला, काशान साहब, तमाम इंतजामात मुकम्मल है, नर्स तैयार है, हम इसे भी स्ट्रेचर पर मुंतकिल कर रहे हैं। मिनाल डॉक्टर को देखकर खौफजदा होने की एक्टिंग करती है। डॉक्टर साहब, आपने मुझे कह दिया था, क्या वो नर्सें मुझे मारना चाहती थी? डॉक्टर लहजे में बोला, मगर काशान की तरफ देखकर बोले, नहीं बेटा, वो तुम्हें एक ताकत का डोज दिया गया था ताकि तुम इस शदीद रिएक्शन को बर्दाश्त कर सको। घबराओ नहीं, तुम अब महफूज हो और तुम्हें फौरी तौर पर खसूसी देखभाल की जरूरत है। इसलिए काशान साहब तुम्हें एक निजी, बहुत महफूज जगह पर ले जा रहे हैं। मिनाल ने नासमझी वाले अंदाज में कहा, निजी जगह? इसने काशान की तरफ देखा एक सवालिया निशान के साथ। क्या वो सिक्योरिटी अच्छी है? मुझे डर लग रहा है कि मेरी बाकी जिंदगी खतरे में है। ये सवाल भी एक तंज था, क्योंकि इसकी बकिया जिंदगी तो पहले ही बांझपन की सजा की सूरत में खतरे में पड़ चुकी थी। काशान मिनाल का हाथ पकड़कर बोला, मेरी जिंदगी से ज्यादा चीज सिक्योरिटी होगी। मेरी जान, मैं खुद तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे एक मौका दो, मुझे सिर्फ एक मौका दो, ताकि मैं अपनी गलतियों का कफारा अदा कर सकूं। क्या तुम मुझ पर एतबार करोगी?
मैनाल लंबा सांस लेकर जैसे हार मान ली हो बोली, मैं बीमार हूँ और कमजोर भी। मैं आप पर यकीन करना चाहती हूँ काशान, मगर अगर आपका खानदान, अगर आपकी अम्मी को मालूम हुआ तो मुझे खौफ है कि वो हमेशा के लिए सब खत्म कर देंगी। ये मिनाल का हतमी जवाब था। वो काशान की हिफाजत कबूल कर रही थी, मगर अपनी जुबान से इसने वाज़ेह कर दिया कि वो इंतकाम की आग को बुझा नहीं दे, बल्कि काशान के मजबूत ठिकाने को अपनी इंतकामी कार्रवाई का अगला हेडक्वार्टर बना रही है। काशान का दिल सुकून महसूस कर रहा था कि मिनाल ने इस पर एतबार कर लिया। इससे मालूम नहीं था कि मिनाल का एतबार इसके खानदान की सबसे बड़ी तबाही का नुक्ता आगाज था। खुफिया कमरे से मिनाल की मुंतकली का अमल रात की तारीकी में किसी खुफिया ऑपरेशन से कम नहीं था। काशान ने खुद जाती तौर पर अस्पताल के दाखिली और खारजी रास्तों पर अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किया, ताकि उसकी मां या उसके खानदान का कोई भी शख्स इस अमल को देख न सके। डॉक्टर, जो काशान के खौफ और मैनाल की सही रिपोर्ट की झूठी तसल्ली के दरमियान दबा हुआ था, मैनाल को एक प्राइवेट एम्बुलेंस तक ले गया। मैनाल स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। इसका चेहरा कमजोरी और नींदावर अद्वियात के असरात से पीला पड़ा था। रास्ते में जब वो एक तंग राहदारी से गुजर रहे थे और काशान गार्ड्स को आखिरी हदायत देने में मशगूल था, मैनाल ने आखिरी खामोश वार किया। इसने इस चोरी शुदा फोन से निकाली गई माइक्रो SD कार्ड को, जिसमें खूनी फाइल के तमाम सबूत मौजूद थे, अपनी मेडिकल गाउन की गांच में निहायत एहतियात से छुपा लिया। ये वो बम था जो सही वक्त पर फटना था। एम्बुलेंस तेज रफ्तारी से शहर की रोशनियों से दूर एक पोशीदा और शानदार फार्म हाउस की तरफ रवाना हुई, जो काशान ने खुद अपने खानदान से छुपाकर खरीदा था। ये जगह शहर की हलचल से दूर घने दरख्तों के झुंड में एक आलिशान मगर तन्हा कैद खाना थी। जब वो फार्म हाउस पहुंचे तो काशान ने मिनाल को स्ट्रेचर से उठाकर खुद अपने हाथों से उसके लिए तैयार किए गए बेडरूम तक पहुंचाया। कमरा निहायत खूबसूरत था। रेशम की नरम चादरें, हल्की खुशबू और मध्यम रोशनी, ये सब एक मगरूर की जानिब से खलूस नीयत का मुजाहरा था, मगर मिनाल के लिए महज एक सुनहरी पिंजरा था। काशान ने डॉक्टर और नर्स को फार्म हाउस के एक अलहदा हिस्से में रहने और मिनाल को 24 घंटे खसूसी निगहदाश्त फराहम करने की हिदायत दी। जब सब लोग चले गए और कमरे में सिर्फ मिनाल और काशान रह गए, तो काशान ने वो काम किया जिसकी तवक्को मिनाल ने कभी नहीं की थी। वो खुद अपने हाथों से पानी का प्याला लेकर आया और निहायत नरमी से मिनाल को पानी पिलाया। फिर उसने तिबी दस्ताने पहने और आहिस्ता आहिस्ता निहायत एहतियात के साथ मिनाल के जख्मों पर पड़ी पुरानी पट्टी को हटाया, ताकि वो नई पट्टी लगा सके। काशान ने निहायत दर्द भरी सरगोशी में, मुझे माफ कर दो मिनाल, मुझे तुम्हारे जख्मों को छूने का कोई हक नहीं। ये हाथ, ये गुनाहगार हाथ हैं जिन्होंने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया। जैसे काशान ने जख्म के करीब नई पट्टी रखी, मिनाल का जिस्म दर्द की शिद्दत से हल्का सा कांप गया। काशान फौरन रुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। काशान बोला, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूँ मिनाल, ये दर्द अब तुम्हारा नहीं, ये मेरा है। काशान की ये मासूमाना निगहदाश्त, इसका ये नया रूप मिनाल के अंदर नफरत की आग को मजीद हवा दे रहा था। इसने अपनी बंद आंखों में मंजर कैद कर लिया। वो जानती थी कि काशान की एक खिदमत और इसका पछतावा ही इसके इंतकाम का सबसे बड़ा ईंधन होगा। काशान, तुम मेरे जख्मों पर मरहम रख रहे हो। तुम समझते हो कि तुम्हारी ये एक रात की मोहब्बत मेरे बांझपन और मेरी रूह पर लगे दाग को मिटा देगी। तुम एक कातिल हो काशान। तुम मेरी नस को काटकर मुझ पर सोने का कड़ा पहना रहे हो। तुम मेरे लिए सुनहरा पिंजरा बना रहे हो ताकि मैं इस खौफनाक सच्चाई को छुपा सकूं, मगर मैं सच्चाई छुपाऊंगी नहीं काशान। मैं इस फार्म हाउस को तुम्हारे खानदान के आखिरी हरामगाह बनाऊंगी। तुमने मेरे जिस्म को, मेरी रूह, मेरे जज्बात, मेरे एहसासात को तोड़ दिया। अब मैं तुम्हारे जहन को तोड़ कर रख दूंगी। तुम्हारे पछतावा और तुम्हारी ये झूठी मोहब्बत ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा होगी। तुम मुझे बचाना चाहती हो, मगर मैं खुद को तुम्हारे खानदान के खिलाफ एक खामोश बम की तरह इस्तेमाल करूंगी और तुम खुद इसका फ्यूज जलाओगे। जब काशान ने आखिरी पट्टी बांध ली और इसके माथे पर बोसा दिया, तो मिनाल ने अपने अंदर की नफरत को छुपा लिया। अब ये वक्त बोलने या भागने का नहीं था। अब ये वक्त था कि हमला शुरू किया जाए, और पहला हमला हमेशा दुश्मन के एतमाद पर होता है। मिनाल ने अपने चेहरे पर कमजोरी और बेबसी का तासुर बरकरार रखा। खामोशी से अपने इंतकाम की लंबी, सर्द और खूनी आलूद मनसूबाबंदी में मसरूफ हो गई। चंद दिन सूफिया फार्म हाउस में गुजर गए, जहां नरम बिस्तर, पुरतश कमरा और काशान की हद से ज्यादा निगहदाश्त मिनाल के जख्मों पर मरहम की बजाय इंतकाम की आग में तेल का काम कर रहे थे।
काशान अब 24 घंटे मिनाल के गिर्द मंडलाता रहता था। वो न सिर्फ इसकी दवा का ख्याल रखता बल्कि अपने हाथ से इसे खाना खिलाता और कुरान पढ़कर सुनाता। इसका हर अमल जुर्म से पैदा होने वाली मोहब्बत का इजहार था। दूसरी तरफ मिनाल ने अपनी तिबी बहाली को अपने इंतकाम की मंसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल किया। इससे अपने चेहरे पर कमजोरी, खौफ और थोड़ा सा शक बरकरार रखा ताकि काशान का पछतावा हमेशा ताजा रहे। एक दोपहर जब काशान इससे खाने का नवाला दे रहा था, मिनाल ने मौका पाकर अपना पहला नफसियाती वार किया। मिनाल ने नवाला मुश्किल से निगलते हुए कहा, काशान, मैंने आपको कुछ कहते हुए सुना था अस्पताल में जब मैं होश में नहीं थी। क्या वो रिजल्ट सही था? काशान का हाथ थम गया और इसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। ये वो सवाल था जिसका जवाब वो कभी देना नहीं चाहता था। काशान हकलाकर बोला, कौन सा रिजल्ट? मिनाल, तुम्हें अभी भी दवाइयों का असर है, तुम्हें आराम करना चाहिए। मिनाल ने आहिस्ता से काशान के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, वही जो आपकी अम्मी और वो नर्सें वो सब चाहती थी। क्या मैं वाकई में वो नहीं थी जो आपके खानदान को चाहिए? मुझे सच बताएं काशान, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी मगर झूठ नहीं, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में सच के सिवा कुछ नहीं बचा। ये सवाल एक जाल था। मिनाल जानती थी कि वो सही पाई गई थी, मगर वो चाहती थी काशान खुद अपने मुंह से एक जालमाना सच्चाई का एतराफ करे। काशान अपनी आंखों में आंसू भर लाते हुए बोला, खुदा की कसम मिनाल, तुम मेरी दुनिया की सबसे पाकीज़ा औरत हो। मैंने तुम्हें सिर्फ शक की वजह से खो दिया। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया कि तुम सच्ची थी और मुझे तुम्हारी बेगुनाही की सजा मिल गई। ये सुनकर मिनाल को सुकून मिला, मगर साथ ही इसकी नफरत बढ़ गई। काशान ने अपनी बेगुनाही का एतराफ कर लिया था, मगर बांझपन का जिक्र नहीं किया था। मिनाल ने सपनी कलाई पर पड़ी सोने के कड़े को छूते, ये क्या है काशान? ये इतना कीमती कड़ा, क्या ये मेरे जख्म का कफारा है? क्या ये आपके खानदान की तरफ से मेरे नुकसान का खामोश मुआवजा है? काशान आजी से मिनाल के कदमों में झुककर बोला, ये मुआवजा नहीं, ये मेरी गुलामी की जंजीर है। मिनाल मेरी जान, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मैं तुम्हारे तमाम ख्वाब टूटने का जिम्मेदार हूँ। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर ने तुम्हें बताया होगा कि तुम्हारे जिस्म के अंदर क्या नुक्स हुआ है, मगर मैं वादा करता हूँ मैं हर चीज तुम्हारे लिए दुरुस्त करूंगा। मैं दुनिया का हर डॉक्टर ले आऊंगा, तुम सिर्फ मुझ पर यकीन करो। काशान का एतराफ और इसका टूटा हुआ अंदाज मिनाल की मंसूबाबंदी को मजीद तकवीत दे गया। वो जानती थी कि काशान का गरूर मर चुका है और अब इसके पास सिर्फ खौफ और गुनाह बचा है। कमरे में मौजूद नर्स, जो हर वक्त चौकस रहती थी और काशान की जासूस थी, फौरन कमरे में दाखिल हुई। नर्स बोली, काशान साहब, मरीजा को अब मजीद जज्बातियत की जरूरत नहीं है, इन्हें सुकून की जरूरत है, प्लीज आप बाहर जाएं। मिनाल ने आंखें झुका ली जैसे वो नर्स की निगरानी से खौफजदा हो। इसने इस नर्स के वजूद को भी अपने इंतकाम की नेटवर्क में शामिल कर लिया। इसने शाम को बिस्तर पर लेटे लेटे अपने मेडिकल गाउन के गांठ से माइक्रो SD कार्ड को छुआ और इसकी उंगलियों ने इस सबूत की ठोस बनावट को महसूस किया। वो जानती थी कि इसका अगला कदम काशान के खानदान को एक ऐसा झटका देना होगा जिससे वो दोबारा कभी खड़े ना हो पाए। तुमने मुझे कड़ा पहना दिया काशान, अभी तुम्हारे खानदान की आखिरी निशानी बन जाएगा। तुम मुझे छुपा रहे हो, मगर अब मैं इस फार्म हाउस में नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर में रहूंगी, तुम्हारे माँ और बाप के साय में, ताकि मैं इनकी नींदें हराम कर सकूं। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा पछतावा, यही मेरी पहली कामयाबी है। अब तुम मेरे लिए मेरे इंतकाम का सबसे बड़ा सिक्योरिटी गार्ड हो। काशान ने मिनाल की ख्वाहिश के मुताबिक अगली सुबह फैसला कर लिया कि वो मिनाल को किसी भी सूरत में इस महफूज घर से निकाल कर दुनिया के सामने ले जाएगा, जैसा कि मिनाल ने चाहा था। मिनाल के ज़हन में बात वाज़ेह थी कि इसके इंतकाम की कामयाबी इस आलीशान फार्म हाउस के पर्दों के पीछे नहीं, बल्कि काशान के खानदान की इज्जत के मरकजी मंजिल में मुमकिन है। मिनाल ने नरम मगर मजबूत आवाज में, काशान, मैं आपके साथ इसी सूरत जाऊंगी जब आप मुझे ससुराल ले जाएंगे। मुझे अपने जख्मों को किसी और से नहीं, आपकी माँ और बाप से छुपाने। मुझे न बताने कि इनकी हकारत ने मुझे मारा नहीं। काशान, जो अब इसकी हर बात पर ईमान ला चुका था, इस मंतक के सामने हथियार डाल बैठा। ऐसे लगा कि मिनाल बहादुरी से इस तौहीन का सामना करना चाहती है। काशान बोला, ठीक है मिनाल, आज तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर चलोगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं देखता हूं कि कौन तुम्हें उंगली लगाता है। इसी शाम काशान की सिक्योरिटी के तहत हसार में मिनाल बज़ाहिर कमजोर मगर अंदर से फौलाद बनी हुई काशान के आबाई महल में दाखिल हुई। ये वो मोड़ था जब इस मगरूर शख्स के घर में इंतकाम ने खामोश कदमों से दाखिला लिया।
पूरे घर में खामोशी थी। समीना बेगम और काशान के वालिद इस अचानक वापसी पर हैरान थे, मगर इनकी आंखों में काशान की नाफरमानी और मिनाल के खौफनाक जख्मों की खबर का खौफ नुमाया था। सबसे पहले समीना बेगम ने गुफ्तगू का आगाज किया। इनकी आवाज में अब भी गरूर था, मगर लर्जिश भी शामिल थी। काशान, ये क्या तमाशा है? इससे फौरन वापस अस्पताल भेजो। और क्या तुमने तस्दीक कर ली कि वो? इससे पहले कि वो पाकीज़गी का लफ्ज कहती, काशान ने हाथ उठाकर इनकी बात काट दी। बस अम्मी, आज के बाद आप मिनाल के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलेंगी। वो मेरी दुल्हन है और वो पाक है। आपने मेरे दिल में झूठी खराफात डालकर इस पर तशद्दुद करने पर मजबूर किया, जिसकी कीमत मेरी पूरी नस्ल बर्बाद करके पूरी होगी। काशान की आवाज में शदीद दर्द और टूट फूट थी। क्या बकवास है ये? तुमने हमारी इज्जत को मजाक समझा है, वालिद ने बेच कर कहा। इस समय मिनाल ने बेडरूम के वस में खड़े होकर, जहां रोशनी बराह रास्त इसके चेहरे पर पड़ रही थी, अपना हथमी वार किया। इसकी आवाज जो कई दिनों से धीमी थी, अब एक सर्द गरजदार अपनी आवाज में बदल गई। आपकी इज्जत, आपकी पाकीज़गी। इसने काशान के वालिद और समीना बेगम की तरफ देखा, जिनके चेहरे खौफ से जर्द हो चुके थे। ये कड़ा ये आपके बेटे का कफारा है, लेकिन आपके गुनाह का कफारा क्या होगा? मेरी कोख सूनी करने का। यह इस से 10 गुना ज्यादा औरतों की कोख सूनी करने का, जो आपने नस्ल सफाई के नाम पर बर्बाद की, जो अस्पताल आप अपने हराम के पैसे से चला रहे हैं। इसमें समीना बेगम ने चीख कर कहा, क्या कह रही है तू? बकवास बंद कर। तुम्हें किसने बताया? मुझे सच ने बताया समीना बेगम। वो नर्स जिसने मुझे जख्मी किया, इसकी फाइल में तमाम सबूत थे। आपका ये अस्पताल, आपकी ये साजिश, ये सब एक सदियों पुराने जाहिलाना जुल्म का हिस्सा है। आप सिर्फ एक दुल्हन की नस नहीं काट रहे थे, आप हर उस औरत का मुस्तकबिल काट रहे थे जो आपके मयार पर पूरी नहीं उतरती। काशान ढेर होकर जमीन पर गिर जाता है। ये झूठ है। नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है। मिनाल ने मुस्कुराते हुए एक सर्द खौफनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं काशान, ये तुम्हारे साथ हुआ नहीं, ये तुमने किया। और मैंने ये सब सच इन तमाम औरतों के नामों के साथ आज शाम को मीडिया और पुलिस को भेज दिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। काशान ने बेयकीनी से मिनाल को देखा। उसकी आंखों में इस टूटे हुए शख्स के लिए न नफरत थी, न मोहब्बत, बस एक छिली हुई हकीकत थी। काशान बोला, मिनाल, तुमने ये क्या कर दिया? मिनाल बोली, मैंने वही किया जो तुमने मुझे बांझ बनाकर सिखाया। खामोश इंतकाम। तुम मुझे बचाना चाहते थे, मगर मैं इन सब औरतों को बचाना चाहती थी जो तुम्हारे खानदान के शक की कुर्बान गाह पर चढ़ी। अब दरवाजे पर सिक्योरिटी की शदीद गड़बड़ और बाहर पुलिस सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। काशान का बाप बेहोश होकर गिर पड़ा और समीना बेगम के चेहरे पर इंतकाम की वहशत छा गई। मिनाल फातिहाना अंदाज में अपने सोने के कड़े को छूती हुई आहिस्ता से मुड़ी और बाहर खड़ी पुलिस और मीडिया के हजूम की तरफ बढ़ गई। वो अपने जख्मों, बांझपन और खामोश इंतकाम की एक जिंदा मिसाल थी। वो अपने घर, अपने शौहर को, अपने सुनहरी पिंजरे को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी।